हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडल में जल के छठे भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो इस अध्याय पे आधारित होंगे। और ये अभ्यास प्रश्न जो है ये परीक्षा केंद्र बिंदु से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इन अभ्यास प्रश्नों को। तो जो पहला महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है वो है निरपेक्ष आर्द्रता तथा सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं। तो यहाँ हमें बताना है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तथा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कि पहले आर्द्रता किसे कहते हैं यानी ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। तो हम बताएंगे कि हवा में मौजूद जलवाष्प जो है उसको हम आर्द्रता कहते हैं, और वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा जो होती है उसको हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ये निरपेक्ष आर्द्रता जो है इसे हम हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन जो है उस तरह निकालते हैं। यानी अगर हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन जितना होता है उसे ही हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और अगर इसे हम मापते हैं तो इसे हम जो है प्रति ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हम दिखाएंगे कि कैसे जो है ये निरपेक्ष आर्द्रता को हम निकालते हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता को हम दर्शाते हैं ग्राम पर मीटर क्यूब में, जहाँ पे ये ग्राम जो है ये जलवाष्प की मात्रा होती है और मीटर क्यूब जो है ये हवा की मात्रा होती है। यानी कितने हवा में जो है वो जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता जो है हम देख सकते हैं ये सीधे तौर पे अनुपातिक होते हैं जलवाष्प की मात्रा पे। यानी जलवाष्प अगर अधिक होगा तो ये निरपेक्ष आर्द्रता जो है ये भी अधिक होगा। और ये निरपेक्ष आर्द्रता जो है अगर हम देखें तो ये विपरीत अनुपातिक होते हैं हवा की मात्रा में। तो अगर हम हवा की मात्रा को बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो ये निरपेक्ष आर्द्रता जो है ये भी प्रभावित होगा। और अगर ऐसी स्थिति में जहाँ जलवाष्प की मात्रा जो है हम उसे स्थिर रखेंगे यानी कांस्टेंट रखेंगे, तब उस स्थिति में भी अगर हवा की मात्रा जो है बढ़ती है या घटती है तो ये निरपेक्ष आर्द्रता जो है ये प्रभावित होती है। इसीलिए जो निरपेक्ष आर्द्रता है ये सही मापदंड नहीं होते हैं अगर हमें वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है ये निकालना है, क्योंकि ये हवा की मात्रा बढ़ने घटने से जो है ये प्रभावित होती हैं। जबकि जलवाष्प की मात्रा जो है अगर उसे स्थिर भी रखें तो भी ये बदलते रहते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता जो है इसके जरिए हम जो है जलवाष्प की मात्रा सही प्रकार से नहीं माप सकते हैं वायुमंडल में। अब दूसरा जो मापदंड होता है वातावरण में या वायुमंडल में आर्द्रता को नापने का वो होता है सापेक्ष आर्द्रता। तो यहाँ हम बताएंगे कि दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को हम जो है सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी सापेक्ष आर्द्रता जो है ये प्रतिशत में दर्शाया जाता है। और ये जो है तापमान के बदलने से ये सापेक्ष आर्द्रता प्रभावित होती हैं। और ये महासागर में सबसे अधिक होते हैं सापेक्ष आर्द्रता, और महाद्वीप के ऊपर जो है ये सबसे कम होते हैं। तो यहाँ हम दिखाएंगे कि सापेक्ष आर्द्रता को कैसे निकालते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता जो है ये हवा में मौजूद जलवाष्प भागा जलवाष्प धारण करने की हवा की जो पूरी क्षमता होती है वो गुना 100 होता है। तो अगर मान लीजिए हमें सापेक्ष आर्द्रता निकालना है ऐसी स्थिति में जहाँ पे जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 2 ग्राम है, लेकिन वहाँ हवा की पूरी क्षमता जो है वो 10 ग्राम है जलवाष्प धारण करने की। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सापेक्ष आर्द्रता निकालेंगे तो वो होगा 2/10 गुना 100। यानी यहाँ इस स्थिति में हवा की जो सापेक्ष आर्द्रता है वो होगी 20%। तो इस तरह हम दिखाएंगे कि सापेक्ष आर्द्रता को हम कैसे निकालते हैं।
और सापेक्ष आर्द्रता जो है ये तापमान के विपरीत अनुपातिक होते हैं, यानी अगर तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता जो है ये घटेगा, और अगर तापमान घटेगा तो सापेक्ष आर्द्रता जो है ये बढ़ेगा। यानी ये तापमान से जो है सापेक्ष आर्द्रता ये प्रभावित होते हैं। और इस प्रश्न में चूंकि हम निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता को बताए हैं, तो यहाँ पे हम एक बार इन दोनों के बीच के अंतर को भी दर्शा देंगे, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि ये निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता क्या है और इनके बीच में अंतर क्या है। तो पहले हम बताएंगे निरपेक्ष आर्द्रता जो है ये वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा होती है, जबकि सापेक्ष आर्द्रता जो है प्रतिशत में दर्शाए जाते हैं, और ये अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में जितने मौजूद आर्द्रता होती हैं उसका प्रतिशत होता है। और निरपेक्ष आर्द्रता जो है इन्हें हम दर्शाते हैं प्रति ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में, और सापेक्ष आर्द्रता जो है ये हम दर्शाते हैं प्रतिशत में, और ये जो होती है ये वास्तविक वाष्प दाब और संतृप्त वाष्प दाब के अनुपात में प्रतिशत में व्यक्त होते हैं। और निरपेक्ष आर्द्रता जो ये तापमान से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, यानी तापमान के बढ़ने घटने से ये निरपेक्ष आर्द्रता जो ये प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि सापेक्ष आर्द्रता जो है ये तापमान के विपरीत अनुपातिक होते हैं, यानी अगर तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता जो ये घटेगा, और अगर तापमान घटेगा तो सापेक्ष आर्द्रता जो है ये बढ़ेगा। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं और इसे कैसे निकालते हैं हम, साथ ही साथ हम लोगों ने बताया कि सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं और इसे कैसे निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता के बीच में अंतर बताया। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये अभ्यास प्रश्न जो है ये समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा अभ्यास प्रश्न। तो ये है बादलों का निर्माण कैसे होता है और विभिन्न प्रकार के बादल का व्याख्या कीजिए। तो यहाँ हम पहले बताएंगे कि बादल जो है ये पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की सन्हति होती हैं, यानी जब तापमान अधिक होता है तो हवा जो है ये गर्म होकर ऊपर उठते हैं, और उसके बाद जब वायुमंडल के ऊपरी सतह पे जाते हैं तो वहाँ तापमान जो है वो कम होने के कारण वहाँ पे संघनन होता है, और जिसके कारण इन बादलों का जो है ये निर्माण होता है। और ये विभिन्न आकार के होते हैं, यानी ये बादल जो हैं ये विभिन्न आकार के होते हैं। तो इनके जो है ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता और अपारदर्शिता के आधार पर बादल को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ हम 4 प्रकार के बादल के बारे में बताएंगे। तो ये है पच्छाव मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ। अब एक एक करके इन चारों मेघों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ हम पहले बताएंगे पच्छाव मेघ के बारे में। तो पच्छाव मेघ जो है इनका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, और ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। और ये पच्छाव मेघ जो ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। अब हम बताएंगे कपासी मेघ के बारे में। तो जैसा कि नाम दर्शाता है, कपासी मेघ जो है ये रुई के समान दिखते हैं, और ये बनते हैं 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर, और ये छितरे और बिखरे हुए बादल होते हैं, और इनका आकार जो है ये चपटा होता है। अब तीसरे प्रकार के मेघ के बारे में बताएंगे जो है स्तरी मेघ। तो जैसे कि नाम दर्शाता है, स्तरी मेघ जो है ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं, और ये तब बनते हैं जब अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में जो है वो मिलन होता है, उसके बाद ही ये स्तरी मेघ का निर्माण होता है। अब हम बताएंगे चौथे प्रकार के मेघ के बारे में जो है वर्षा मेघ। तो वर्षा मेघ जो है ये काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, और जैसा कि नाम बता रहा है वर्षा मेघ जो है ये पृथ्वी पे वर्षा लाते हैं, और ये पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं, जैसा कि हम देख भी सकते हैं, और ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने
बादल जो है इसका निर्माण कैसे होता है ये बताया, और फिर हमने बताया कि 4 प्रकार के बादल जो है इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, मतलब कौन से आधार हैं इनको वर्गीकृत करने के लिए। और फिर हम लोगों ने एक एक करके इन चारों मेघों के बारे में विस्तार से बताया। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है वर्षा के विश्व वितरण की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि वर्षा जो है वो पूरे विश्व में उनका वितरण कैसे होता है, और कहाँ पे अधिक बारिश होती है और कहाँ पे कम बारिश होती है। तो यहाँ हम बताएंगे कि एक साल में पृथ्वी पर अलग अलग भागों में और अलग अलग मौसम में जो बारिश होती है ये भिन्न होती है। और अगर हम मोटे तौर पे देखें तो वर्षा की मात्रा विषुवत वृत्त से जो है ध्रुव की तरफ अगर हम जाएं तो ये घटती जाती है, यानी विषुवत वृत्त पे अधिक बारिश होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं ये बारिश जो है ये घटती जाती है। तो यहाँ पे हम इस चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं कि कहाँ जो है अधिक बारिश होती है और कहाँ कम। तो हम दिखाएंगे कि कैसे ध्रुव पे जो है ये कम बारिश होती है और विषुवत वृत्त के पास अधिक बारिश होती है। तो ये जो है समान तौर पे वर्षा का वितरण होता है पूरे संसार में। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे जो है संसार में वर्षा का वितरण होता है, और इसके आधार पे जो है पूरे विश्व में हम 4 प्रमुख क्षेत्र देख सकते हैं वर्षा के वितरण के आधार पर। तो पहले जो क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, यानी यहाँ पर प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है, तो ये क्षेत्र होते हैं विषुवतीय पट्टी, शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में। ऐसे क्षेत्र में जो है वर्षा बहुत अधिक होती है और ये 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर होती है। और इस चित्र के द्वारा हम दिखा सकते हैं ये विषुवतीय पट्टी है और इनके ऊपर शीतोष्ण प्रदेश होते हैं और मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भाग होते हैं जहाँ पे भी बारिश जो है वो बहुत अधिक होती है। तो ये पहला क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है। अब कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, और ये क्षेत्र होते हैं महाद्वीप के आंतरिक भाग। और इन्हीं महाद्वीप में अगर हम देखें तो तटीय क्षेत्र में जो है वर्षा अधिक होती है, जबकि आंतरिक भाग में जो है ये कम बारिश होती है। अब तीसरा क्षेत्र जो है यहाँ पर बारिश जो है प्रति वर्ष 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, और ये क्षेत्र होते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में जो है ये वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है प्रति वर्ष। और सबसे कम बारिश अगर हम देखें पूरे संसार में तो ये होती है प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम, और ये क्षेत्र होते हैं महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में जो है, और ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में हमें ये बारिश जो है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलता है प्रति वर्ष। तो इस तरह पूरे संसार में अगर वर्षा के वितरण को देखें तो 4 प्रमुख क्षेत्र हमें देखने को मिल सकता है जहाँ पे अधिक बारिश जो है होती है, कहीं पे 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है प्रति वर्ष और कहीं पे 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि कैसे पूरे संसार में जो है वर्षा का वितरण होता है। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा अभ्यास प्रश्न। तो ये है संघनन के रूप क्या है, ओस और तुषार के गठन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो यहाँ हमें बताना है कि संघनन जो है उनके विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, और ओस और तुषार के बारे में हमें यहाँ पे विस्तार से बताना है। तो हम बताएंगे कि संघनन जो है ये होता है जब गर्म हवा जो है ये ऊपर उठते हैं, और जब तापमान जो है वो कम होता है तब ये संघनन प्रक्रिया जो है ये शुरू होता है। तो इस संघनन प्रक्रिया के कारण जो है वायुमंडल की जलवाष्प जो है ये विभिन्न रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और स्थिति और तापमान के आधार पे संघनन जो है ये विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।
और यहाँ बताएंगे कि संघनन कब होता है। तो जब अवशांग जो है जमाव बिंदु से नीचे और ऊपर होता है, तब दोनों ही स्थिति में जो है ये संघनन प्रक्रिया होता है। अवशांक जो है ये जमाव बिंदु से नीचे होता है, तो इस स्थिति में जो संघनन का रूप होता है वो भिन्न होता है, जबकि अवशांक जब जमाव बिंदु से ऊपर होता है तो उस स्थिति में जो संघनन प्रक्रिया होता है उनके रूप हमें भिन्न देखने को मिलता है। अब यहाँ बताएंगे संघनन के विभिन्न रूप के बारे में। तो ये है ओस, तुषार, कोहरा एवं कुहासा और बादल। तो ये संघनन के विभिन्न रूप होते हैं। तो इस प्रश्न में हमें विस्तार से बताना है ओस और तुषार के बारे में। तो यहाँ हम बताएंगे ओस के बारे में। तो ये ओस तब होता है जब आर्द्रता जो है ये ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतह पे पानी की बूंदों के रूप में जमा होती हैं। तो इस चित्र में जो देख रहे हैं हम ये ओस है, और ये तब होता है जब अवशांक जो है ये जमाव बिंदु से ऊपर होता है। अब यहाँ बताएंगे कि ओस कब बनते हैं, यानी कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं जब ये ओस का निर्माण होता है। तो ये बनते हैं जब साफ आकाश, शांत हवा और उच्च सापेक्ष आर्द्रता होती है। साथ ही साथ ये बनते हैं ठंडी एवं लंबी रातों में। तो यहाँ हमने बताया कि ओस जो है ये कब बनते हैं और कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं जब ये ओस का निर्माण होता है। अब हम बताएंगे दूसरे प्रकार के संघनन के बारे में, जो है तुषार। तो तुषार जो है ये ठंडी सतहों पे बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने पर होता है। यानी यहाँ पे जो है अवशांक जो है ये जमाव बिंदु से नीचे होता है, इसीलिए यहाँ पे पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जो नमी है वो जमा हो जाते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये है तुषार। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि संघनन कैसे होता है, और साथ ही साथ हमने बताया कि संघनन के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, और हमने यहाँ विस्तार से बताया तुषार और ओस के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा विभिन्न अभ्यास प्रश्न जो इस अध्याय पे आधारित थे। तो इस अभ्यास प्रश्न के साथ जो है हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद।